Hi everyone, welcome back to my channel. Today we are going to learn about connective tissue. तो कनेक्टिव टिश्यू नाम से पता चल रहा है कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। ये हमारा चैप्टर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल से मैंने लिया है टॉपिक कनेक्टिव टिश्यू। इस वीडियो में लेक्चर में हम कनेक्टिव टिश्यू को पूरा डिस्कस करेंगे। और कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है, कनेक्ट करता है मीन्स लिंक करता है दो टिश्यूज़ को। अब जो कनेक्टिव टिश्यू है ना उसके अंदर हमारी कार्टिलेज भी आ जाती है और बोन्स भी आ जाती हैं, ठीक है। तो ये कनेक्शन का काम भी कर रहा है, प्लस इसके अंदर ब्लड भी आता है। तो ब्लड जब आ रहा है इसका मतलब ये न्यूट्रिएंट को भी ट्रांसफ़र करेगा, वेस्ट को भी ट्रांसफ़र करेगा, ऑक्सीजन को भी ट्रांसफ़र करेगा, ठीक है। तो जो भी रिक्वायरमेंट है उसको ट्रांसफ़र कर रहा है, प्लस कनेक्शन का काम कर रहा है, इंटरलिंकिंग का काम कर रहा है। तो हम बेसिक्स समझते हैं कनेक्टिव टिश्यू से रिलेटेड कि एक्चुअल में क्या होता है। तो मोस्ट अबेंडेंट टिश्यू है, हमने पढ़ा था कि एनिमल टिश्यू 4 टाइप के होते हैं, ठीक है, जिसमें से एक टाइप क्या है कनेक्टिव टिश्यू। और ये जितने भी हमारे 4 टिश्यू हैं उसमें से सबसे मैक्सिमम पार्ट एनिमल टिश्यू का कनेक्टिव टिश्यू फॉर्म करता है, डेट इज़ 40% पार्ट। लिंक करता है, सपोर्ट करता है, क्योंकि इसके अंदर क्या आ रही हैं, बोन्स कार्टिलेज आ रही हैं, ठीक है। ओरिजिन क्या है, देखो हमारी 3 क्या होती हैं, जर्म लेयर होती हैं। एक्टोडर्म होती है, ठीक है, एक्टोडर्म होती है जो सबसे बाहर वाली होती है। एंडोडर्म होती है जो अंदर वाली होती है, और बीच वाली होती है मिजोडर्म, ठीक है। और ये कौन सी स्टेज में, गैस्ट्रूला स्टेज में, एम्ब्रोयनिक पीरियड में गैस्ट्रूला स्टेज में 3 लेयर बनती हैं न्यूरुलेशन के बाद, ठीक है। एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। तो हमारा जो कनेक्टिव टिश्यू है वो कौन सी जर्म लेयर से ओरिजिनेट हुआ है, मेसोडर्म से। रेंज फ्रॉम सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू से लेके इसके हार्ड कनेक्टिव टिश्यू तक होगा। जैसे कार्टिलेज है, बोन है, एडिपोज टिश्यू किसके लिए होता है, फैट को स्टोर करने के लिए। ब्लड हमें पता ही है। ईसीएम क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। जो इसका एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है मतलब कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो सेल्स हैं या फाइबर है उसके बाहर एक ग्राउंड टिश्यू होगा या एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होगा। उसमें क्या प्रेजेंट होंगे, प्रोटीन फाइबर्स या ग्राउंड सब्सटेंस प्रेजेंट होगा, जो उसको सपोर्ट देगा, जो उसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा, जो उसको न्यूट्रिएंट ट्रांसफर करेगा, ठीक है। मेन क्लासिफिकेशन की बात करें कनेक्टिव टिश्यू की, तो लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है, और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है। ये 3 मेन टाइप्स हैं किसके, कनेक्टिव टिश्यू के। तो अब मेजर क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू को हम 2 में यहाँ पे क्लासिफिकेशन करते हैं, एरियोलर टिश्यू एंड एडिपोज टिश्यू, ठीक है, जो हमारे स्किन में और फैट सेल्स के पास में प्रेजेंट होगा। फिर डेंस कनेक्टिव टिश्यू को हम डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, रेगुलर का मतलब है सेल्स फाइबर्स रेगुलरली अरेंज है, इरेगुलर का मतलब है इरेगुलरली अरेंज है। तो डेंस में आता है वाइट फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू, येलो फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू। वाइट में भी हमारी टेंडेंस और सीट आती हैं, येलो में हमारी लिगामेंट और शीट आती है। डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। फिर उसके बाद आता है हमारा स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। देखो स्पेशलाइज्ड वर्ड जो यूज किया जाता है ना बायोलॉजी में, उसका मतलब ये होता है कि किसी सेल्स को या किसी टिश्यू को एक स्पेशल फंक्शन दे दिया गया है कि तेरे को ये फंक्शन परफॉर्म करना है, और उसके अलावा वो कोई और दूसरा फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, मतलब उसको उसकी स्पेशलाइजेशन हो गई है। जैसे अगर किसी डिपार्टमेंट में बोले तो मैनेजर हो गया, सुपरवाइजर हो गया, या फिर कोई पीए हो गया, तो उसका क्या है, अपना एक फिक्स काम है, स्पेशलाइजेशन हो गई उसकी, ठीक है। तो इसी तरह स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में स्केलेटल टिश्यू आ जाएंगे जो स्केलेटल सिस्टम का पार्ट फॉर्म करेंगे, लाइक कार्टिलेज एंड बोन। फिर बोन के भी डिफरेंट टाइप होते हैं, कॉम्पैक्ट बोन, स्पंजी बोन। कार्टिलेज के भी डिफरेंट टाइप होते हैं, हाइलिन कार्टिलेज, फिब्रस कार्टिलेज और कैल्सिफाइड कार्टिलेज। फिर वस्कुलर टिश्यू में ब्लड और लिम्फ आ जाता है। एक रेटिकुलर टिश्यू होता है, एक पिगमेंटेड टिश्यू होता है, एक म्यूकोइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। ये किस में आते हैं, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में। तो वन बाय वन हम तीनों कनेक्टिव टिश्यूज के हम आगे क्लासिफिकेशन को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी, लूज कनेक्टिव टिश्यू की। अब पहले हम देखते हैं कि क्या होता है हमारा लूज कनेक्टिव टिश्यू। देखो जो हमारा ग्राउंड सब्सटेंस है, ये जो आपको येलोइश दिख रहा है, ये क्या है, ग्राउंड सब्सटेंस है। ये सेमी फ्लूइड होता है, सेमी मतलब हाफ फ्लूइड, मतलब इसका मतलब क्या है कि वो थोड़ा जेली लाइक होगा,
उसमें कुछ फाइबर प्रेजेंट होंगे, कुछ हमारे बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, तो वो सेमी सॉलिड होगा विथ प्लेंटी ऑफ सेल्स। डिफरेंट टाइप्स की इसके अंदर सेल्स होंगी और फाइबर, ये जो आपको ये दिख रही हैं दीज आर फाइबर्स, ठीक है। ये क्या है, फाइबर्स हैं। तो फाइबर्स भी कैसे प्रेजेंट होंगे, लूजली, लूजली प्रेजेंट होंगे फाइबर्स, ठीक है। अब दो तरह के टिश्यू हमने पढ़े कि लूज कनेक्टिव टिश्यू का क्लासिफिकेशन अगर फर्दर करें तो पहला आता है एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू एपिथेलियम के नीचे होता है। देखो हमने पढ़ा था कि जितने भी हमारी ऑर्गन्स हैं उनकी लाइनिंग और कवरिंग फॉर्म करता है एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। प्रोटेक्शन का काम करता है, सिक्रेशन का काम करता है, एब्जॉर्प्शन का काम करता है कौन, एपिथेलियम टिश्यू। तो हमारे विस्करल ऑर्गन होते हैं डेलिकेट ऑर्गन, स्किन हो गई, लंग्स होंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, किडनी हो गई, तो ये विस्करल ऑर्गन है और ये होलो होते हैं अंदर से, ठीक है, खोखले होते हैं। तो उसके अंदर की जो लाइनिंग है वो किसने कवर करी, एपिथेलियम ने। एपिथेलियम की पहली लाइनिंग है, उसके नीचे एक लाइनिंग है कनेक्टिव टिश्यू की, और वो कौन फॉर्म करता है, एरियोलर टिश्यू। तो ये कहाँ पर प्रेजेंट होगा, स्किन में प्रेजेंट होगा, ठीक है, स्किन में प्रेजेंट होगा। और आर्टरीज एंड वीन्स की वॉल में, आर्टरीज एंड वीन्स क्या है, ब्लड वेसल्स, तो वो भी तो एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है ना, उसके अंदर की जो वॉल्स हैं वहां पे क्या प्रेजेंट होता है, कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर जो टिश्यू होता है उसमें डिफरेंट टाइप्स की सेल्स प्रेजेंट होती हैं और वो प्रोटेक्टिव फेगोसाइटिक सेल्स को भी क्या करता है, कंसिस्ट करता है, क्या, एरियोलर टिश्यू। और फंक्शन की बात करें तो क्या करेगा, स्ट्रेचेबिलिटी प्रोवाइड करेगा और रिकवरी प्रोवाइड करेगा। मतलब कोई भी वुंड हो गया या कोई पैथोजन आ गया, ठीक है, उसके अटैक से रिकवरी कौन प्रोवाइड करेगा, एरियोलर टिश्यू। प्लस स्ट्रेचेबल होगा, स्ट्रेचेबिलिटी किसकी वजह से आएगी, एरियोलर टिश्यू की वजह से आएगी। अब सेल्स के बारे में स्टडी करते हैं कि एरियोलर टिश्यू के अंदर कौन कौन सी सेल्स होती हैं। 4 टाइप की सेल्स होती हैं। सबसे पहली है फिब्रोब्लास्ट, ये प्रिंसिपल सेल है। प्रिंसिपल सेल मतलब अगर मैं ऐसे बात करूं कि एरियोलर टिश्यू की मेन इंपॉर्टेंट सेल कौन सी है, तो वो फिब्रोब्लास्ट है, ठीक है। फिब्रोब्लास्ट क्या होती हैं, फिब्रोब्लास्ट हमारी जो, ये फिब्रोब्लास्ट सेल्स फाइबर को फॉर्म करने वाली सेल्स होती हैं, ठीक है। ये क्या होती हैं, इरेगुलरली शेप्ड होती है और फ्लैट सेल्स होती है। दिख रहा है जैसे फाइबर फ्लैट होता है, इसी तरह फिब्रोब्लास्ट सेल्स भी फ्लैट सेल्स होती हैं, ठीक है। विद लॉन्ग प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस, यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म क्या होगा, लॉन्ग होगा, मतलब कि प्रोटोप्लाज्म लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होगा और जो न्यूक्लियस होगा वो ओवल शेप का होगा, ओवल शेप का होगा। ये क्या सिक्रेट करती हैं, ये जो यहाँ पे बचा हुआ मटेरियल हमें दिख रहा है येलो कलर में, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स कौन सिक्रेट करता है, फिब्रोब्लास्ट सेल। हमने क्या पढ़ा, फिब्रो वर्ड से आया फाइबर, ठीक है, ये फाइबर लाइक है, इरेगुलरली शेप है। प्रोटोप्लाज्म मतलब न्यूक्लियस इसमें ज़्यादा होता है और न्यूक्लियस इसका सॉरी ओवल शेप का होता है। ये किसको सिक्रेट करती है, मैट्रिक्स को सिक्रेट करती हैं और ये वो मटेरियल फॉर्म करती हैं जिससे फाइबर फॉर्म होते हैं। अब जब ये इनएक्टिव स्टेट में होंगी, किस में होंगी, इनएक्टिव स्टेट में जब होंगी, इनएक्टिव जब ये होती हैं तो इनको बोला जाता है फिब्रोसाइट। क्या बोला जाता है, फिब्रोसाइट। फिब्रोसाइट इसको कब बोलेंगे, जब फिब्रोब्लास्ट इनएक्टिव होगी, ठीक है। अब ये फिब्रोब्लास्ट जब एक्टिवेट होती हैं, जब कोई भी घाव हो जाता है स्किन में तो उसको हील करना होता है, उस टाइम पे ये क्या करती हैं, मैट्रिक्स को सिक्रेट करती हैं और फाइबर्स को सिक्रेट करती है ताकि वुंड क्या हो जाए, हील हो जाए। तो ये कौन कौन से प्रोटीन बनाएंगी, मैंने बोला है कि फिब्रोब्लास्ट फाइबर्स बनाती है। दो तरह के फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, एक कोलेजन फाइबर और एक इलास्टिन फाइबर। तो ये कौन से फाइबर्स की फॉर्मेशन करेगी, कोलेजन की और इलास्टिन की। तो कोलेजन फाइबर एंड इलास्टिन फाइबर्स आर फॉर्म्ड बाय फिब्रोब्लास्ट, ठीक है। मेजर अमाउंट में मैट्रिक्स को ये सिक्रेट करती है। तो हमने फिब्रोब्लास्ट के बारे में क्या पढ़ा, ये ओवल शेप की इरेगुलर शेप की सेल्स होती हैं। ओवल शेप इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, लार्ज अमाउंट में क्या होता है इसमें, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म इसमें लार्ज अमाउंट में होता है। ये हमारी इनएक्टिव स्टेट में क्या कहलाती हैं, फिब्रोसाइट कहलाती हैं। पर जैसे ही स्किन में वुंड होता है तो वुंड को हील करने के लिए ये मैट्रिक्स को सिक्रेट करती हैं प्लस फाइबर्स को सिक्रेट करती हैं।
और कौन से फाइबर्स को ये सिक्रेट करती हैं? ये 2 फाइबर्स को सिक्रेट करती हैं, एक कोलेजन फाइबर और एक इलास्टिन फाइबर। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास मैक्रोफेज एंड हिस्टियोसाइट। देखो, हिस्टियोसाइट्स, हिस्टियो वर्ड हमारा फिजियोलॉजी से आया है। टिश्यू, टिश्यू की स्टडी को हिस्टियो बोलते हैं। ठीक है। तो टिश्यू साइट्स मतलब यहाँ पे फेगोसाइटिक नेचर, फेगोसाइटिक नेचर का मतलब क्या होता है? इनगल्फ कर लेना। ठीक है, ये दोनों ही सेल फेगोसाइटिक नेचर की होती है। जो भी हमारा फॉरेन मटेरियल होगा, डेड सेल्स होंगी, ठीक है, पैथोजन होगा, उसको क्या करेंगी? इनगल्फ करेंगी। इसको सेल ईटिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सेल ईटिंग। तो ये जो भी वेस्ट होगा उसको इनगल्फ कर लेंगी और क्लीन कर देंगी। ठीक है, किसको? एरियलर टिश्यू को। फिर आती है मास्ट सेल और मास्टोसाइट्स। ये क्या होती हैं? इरेगुलरली अवॉइड, ये दिख रही है ना आपको, इरेगुलर शेप की है और ओवॉइड शेप की है। ठीक है, इसको हम बेसोफिलिक ग्रेन्यूल्स बोलते हैं क्योंकि ये बेसिक डाई से क्या होती है? स्टेन होती है। ठीक है, और इसमें बहुत सारे ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है। ये ग्रेन्यूल्स कंटेन करती है। ठीक है, अब ये क्या क्या सिक्रेट करती है? जो मास्ट सेल्स हैं वो क्या क्या सिक्रेट करती है? पहली बात, ये हिस्टामिन सिक्रेट करती है। क्या सिक्रेट करती है? हिस्टामिन। हिस्टामिन है क्या? व्हाट इज हिस्टामिन? हिस्टामिन क्या है? ये एक इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस है। इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस है। इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस क्या होता है? जो हमारा स्वेलिंग कोज करे। ठीक है, जो रेडनेस दे, जहाँ पे पस बन जाए, जहाँ पे सिग्नल रिलीज हो कि सबसे पहले न्यूट्रोफिल्स वहाँ पे पहुँचे, जो भी पैथोजन है उसको अटैक करने के लिए। तो हिस्टामिन कौन रिलीज करता है? मास्ट सेल रिलीज करती है। ये इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस है जो एलर्जिक रिएक्शन कोज करता है। जो क्या कोज करता है? एलर्जिक रिएक्शन। आपने देखा होगा जब बी स्टिंग करती है तो क्या होता है? रेडनेस होती है, स्वेलिंग होती है। ठीक है, तो वो वहाँ पे ब्लड वेसल सबसे ज़्यादा मूव करती है, इसलिए रेडनेस और स्वेलिंग हो रही है। तो किसकी वजह से हुई? हिस्टामिन के रिलीज होने से हुई। और हिस्टामिन किसने रिलीज किया? मास्ट सेल ने। दूसरा, ये क्या रिलीज करती है? हेपरिन। क्या ये रिलीज करती है? हेपरिन। व्हाट इज हेपरिन? एंटी कोएगुलेंट। एंटी कोएगुलेंट, कोएगुलेंट। ठीक है, कोएगुलेशन का मतलब होता है कि वो क्या हो जाए? हमारा वहाँ पे प्लेटलेट रिलीज हो जाए, ब्लड क्लॉट हो जाए। बट एंटी कोएगुलेंट का मतलब है कि वहाँ पे हमारा क्या नहीं होगा? ब्लड क्लॉट नहीं होगा। ब्लड क्लॉट नहीं होता अगर हेपरिन रिलीज हो जाए। तो हेपरिन किस लिए रिलीज होता है? ताकि ब्लड क्लॉट ना हो। फिर ये एक और चीज रिलीज करती है, सेरोटोनिन। सेरोटोनिन क्या है? सेरोटोनिन है वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर। वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर। देखो, वर्ड से पता चल रहा है। वेसो मतलब वेसल्स, ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वीन्स, कैपिलरीज। कॉन्स्ट्रिक्टर मतलब कॉन्स्ट्रिक्ट करना, उनको नैरो कर देना, उनके लूमेन को नैरो कर देना। तो वो क्या होगा? ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा और लार्ज अमाउंट में ब्लड वहाँ पे पहुँचेगा जहाँ पे एलर्जिक रिएक्शन हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 सब्सटेंस, 3 केमिकल्स को मास्ट सेल रिलीज कर रही है। हेपरिन को, ठीक है, और हमारा किसको रिलीज कर रही है? ये हिस्टामिन को और सेरोटोनिन को। हेपरिन क्या है? इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस। सॉरी, हेपरिन क्या है? हमारा एंटी कोएगुलेंट है। हिस्टामिन जो है इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस है और सेरोटोनिन वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर है। नेक्स्ट सेल्स है हमारी प्लाज्मा सेल्स। ये एंटीबॉडीज को सिक्रेट करती हैं। एंटीबॉडीज को क्या करती हैं? सिक्रेट करती हैं। ठीक है, ये जॉइन करती हैं डिफरेंट टिश्यूज को और एक पैकेजिंग फॉर्म करती हैं और टिश्यू को नॉर्मल शेप में रखती हैं। अब यहाँ पे एरियोलर टिश्यू दिख रहा है, ये ग्राउंड सब्सटेंस है, ये रेटिकुलर फाइबर्स है, ये फ्लैट सेल्स है, ये फिब्रोब्लास्ट सेल्स हैं, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, कोलेजन फाइबर है, ये मैक्रोफेज है। ठीक है, ये हमारे पास मास्ट सेल है, ये इलास्टिन फाइबर है। तो ये डिफरेंट टाइप्स की सेल्स एंड फाइबर्स हैं जो इस टिश्यू को बना रही हैं। और ये टिश्यू किसके नीचे प्रेजेंट होगा? एपिथेलियल टिश्यू के नीचे प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास लूज कनेक्टिव टिश्यू में कौन सा टिश्यू? एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू भी स्किन के नीचे प्रेजेंट होगा क्योंकि एडिपोज नाम आ रहा है, मतलब ये फैट स्टोरिंग टिश्यू है। फैट स्टोरिंग टिश्यू है, तो ये हमारा कहाँ पर प्रेजेंट होगा? बीनीथ द स्किन, अराउंड किडनी।
एंड मेजेंट्री एंड बोन मैरो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हमारी फीमर में, बोन्स में प्रेजेंट होता है। और ये येलो बोन मैरो भी फॉर्म करता है जिसमें हमारी क्या होती है, WBCs होती हैं, जो क्या करती हैं, जो फाइट करती हैं पैथोजन के साथ। जो भी हमारा फॉरेन सब्सटेंस आएगा, फॉरेन सेल्स आएगी, उसके साथ ये क्या करेंगी, फाइट करेंगी। बिसाइड फिब्रोब्लास्ट, देखो फिब्रोब्लास्ट इसके अंदर भी प्रेजेंट होंगी, मैक्रोफेज भी प्रेजेंट होंगी, कोलेजन फाइबर भी प्रेजेंट होंगे, इलास्टिक फाइबर भी प्रेजेंट होंगे, एडिपोज टिश्यू भी प्रेजेंट होगा। बट इसके अलावा क्या प्रेजेंट है एडिपोज टिश्यू में, ओराडियो ओराडिपोसाइट्स, ये क्या है, फैट सेल्स, एडिशनल क्या है यहाँ पे, फैट सेल्स हैं। जो सेल्स हमारी एरियोलर टिश्यू में थी वही एडिपोज टिश्यू में है, बट एक एडिशनल सेल्स हैं, वो क्या है, एराडिपोसाइट्स, मतलब फैट सेल्स। ये फैट सेल्स क्या है, एक एडिशनल सेल्स हैं जो एडिपोज टिश्यू में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एडिपोज टिश्यू सिंथेसाइज करेगा, स्टोर करेगा और मेटाबोलाइज करेगा, फैट को बनाएगा, फैट को स्टोर करेगा और फैट की मेटाबॉलिज्म में हेल्प करेगा। ठीक है, अब फंक्शन की बात करें, जब ये फैट को स्टोर कर रहा है तो ये क्या एक्ट कर रहा है, हीट इंसुलेटिंग लेयर बना रहा है, हीट इंसुलेटिंग लेयर बना रहा है स्किन के नीचे, शॉक एब्जॉर्बर का काम कर रहा है और फूड रिजर्व का काम कर रहा है। जब हम फास्टिंग करेंगे या फूड की अवेलेबिलिटी कम होगी तो हमारा फैट टूट के क्या करेगा, हमें एनर्जी प्रोवाइड कर देगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं फैट वैक्यूल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, फैट वैक्यूल्स प्रेजेंट है किसके अंदर, एडिपोज टिश्यू के अंदर। अब ना जो हमारे पास यहाँ पे फैट टिश्यू होता है वो ब्राउन भी होता है, वाइट भी होता है। तो वो ब्राउन और वाइट क्यों होता है, वाइट एडिपोसाइट्स की वजह से। एडिपोसाइट्स क्या है, फैट स्टोरिंग सेल्स। ब्राउन एडिपोसाइट्स तो टू तरह का होता है, दो तरह का होता है, ब्राउन हमारा फैट टिश्यू एंड वाइट फैट टिश्यू। क्या डिफरेंस है उनके अंदर, वाइट एडिपोसाइट्स डेवलप होता है आफ्टर बर्थ, मतलब एडल्ट्स में जो फैट होगा वो वाइट होगा, और जो बच्चों में होता है न्यूनेटल में आपने देखा होगा उनका रेड कलर होता है, रेडिश होते हैं वो। ठीक है, तो वो किसकी वजह से होता है, ब्राउन एडिपोसाइट्स की वजह से। ये हमारा वाइट एडिपोसाइट जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे बढ़ता जाएगा, और जो ब्राउन एडिपोसाइट्स है वो वैसे वैसे जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वो कम होता जाएगा और न्यू बोन्स में वो ज़्यादा होगा। यहाँ पे वाइट एडिपोसाइट्स में जो एडिपोसाइट्स है स्टोर, जो ब्लड सॉरी फैट स्टोरिंग जो सेल्स होती हैं उनका शेप इस तरह की होती है। ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियस होगा, ठीक है, यहाँ पे इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा आपको, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, ठीक है, यहाँ पे गोल्गी बॉडीज होंगी, यहाँ पे हमारी मेम्ब्रेन है, यहाँ पे ये जो खाली पोर्शन है ये क्या है, फैट रिजर्व। ये फैट रिजर्व होगा और साइटोप्लाज्म बिल्कुल बाउंड्री पे या पेरीफ्री पे प्रेजेंट होगा और न्यूक्लियस भी पेरीफ्री पे प्रेजेंट होगा। इस तरह की होती है एडिपोसाइट्स। तो एडिपोसाइट्स लार्ज होंगी साइज में वाइट के केस में और स्मॉल होंगी ब्राउन एडिपोसाइट्स में। यूनिलोक्यूलर लिपिड ड्रॉपलेट्स, मतलब एक ही लोक्यूल होगा, मतलब जैसे मैंने ये सेल बोली तो इसमें सिर्फ एक लोक्यूल है, बट अगर मैं बोल रही हूँ इस तरह की सेल्स है, इस तरह के मतलब लोक्यूल्स प्रेजेंट है, तो वो मल्टी लोक्यूलर लिपिड ड्रॉपलेट है। लो आयरन कंसंट्रेशन, आयरन कंसंट्रेशन कम होने की वजह से ही तो ये वाइट कलर का है। आयरन हमें रेड कलर देता है, तो ब्राउन एडिपोसाइट्स में आयरन क्या होगा, हाई कंसंट्रेशन में होगा। और माइटोकॉन्ड्रिया कम होंगे वाइट में, और विद थिन क्रिस्टाई, उसमें जो क्रिस्टिया प्रेजेंट होंगे वो थिन होंगे। यहाँ पे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होंगे क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें ज़्यादा एनर्जी रिलीज करता है हमारा ब्राउन फैट टिश्यू। ठीक है, ये यहाँ पे जो कैपिलरीज है, कैपिलरीज क्या, ब्लड वेसल्स, ठीक है, और वेस्यू कल्चर इन वाइट जो हमारा एडिपोसाइट्स है उसमें कम डेवलप होगा। मतलब यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स हैं, मतलब आर्टरीज, वीन्स, कैपिलरीज, जो भी ब्लड वस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड है वो पुअरली डेवलप्ड होगा, ब्लड सप्लाई कम होती है वाइट में, बट ज़्यादा किस में होती है, हमारी ब्राउन में, क्योंकि बच्चे को क्या चाहिए, ज़्यादा ब्लड सप्लाई चाहिए। ठीक है, फाउंड इन सबक्यूटेनियस विस्करल एंड एपिडिडाइमल फैट पोर्ट्स, कहाँ पे प्रेजेंट होगा, स्किन के नीचे विस्करल ऑर्गन्स में, और एपिडेडाइमस ये फैट पैड्स में प्रेजेंट होगा। ये नेक, सुप्राक्लेविकल में, सर्वाइकल में और पैरावेंट्री वर्टिब्रल रीजन में, मोस्टली ये कहाँ पे प्रेजेंट है, हमारा वर्टिब्राई में प्रेजेंट है। यहाँ पे लेस होगा क्या, हमारा बीटा 3 एडर्नर्जिक रिसेप्टर प्रेजेंट होगा यहाँ पे
पर वो कम प्रेजेंट होगा। यहाँ पे लार्ज अमाउंट में बीटा 3 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा। ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारा हम जब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आता है। तो जो वाइट हमारा एडिपोसाइट्स टिश्यू है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अगेंस्ट लेस सेंसिटिव होगा, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अगेंस्ट ब्राउन टिश्यू जो है वो हाईली सेंसिटिव होगा। इसमें UCP1 एक्सप्रेस नहीं होता है, बट इसमें हाईली एक्सप्रेस होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू की। डेंस क्यों है? क्योंकि इसमें ग्राउंड जो सब्सटेंस है वो बहुत ही क्या है, लिटिल अमाउंट में है, बट इसमें फाइबर देखो कितने ज़्यादा फाइबर प्रेजेंट है। लार्ज अमाउंट में फिब्रस मटेरियल प्रेजेंट है और सेल्स बहुत कम प्रेजेंट है, ठीक है। तो सेल्स कम होने की वजह से एंड ग्राउंड टिश्यू कम होने की वजह से ये क्या है, डेंस है। डेंस किसकी वजह से है? फाइबर्स की वजह से, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कितने ज़्यादा कोलेजन फाइबर्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं। तो ये दो टाइप में यहाँ पे क्लासीफाई किया गया है, रेगुलर एंड इरेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू। रेगुलर इरेगुलर का मतलब क्या है? स्ट्रक्चर से हमें दिख रहा है कि यहाँ पे जो फाइबर्स हैं वो रेगुलरली अरेंज हो रहे हैं और यहाँ पे वो एक रेगुलर फैशन में नहीं अरेंज। तो टू टाइप का है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। ये किस में होगा? टेंडन्स में होगा और लिगामेंट्स में होगा, ठीक है। डेंस कनेक्टिव टिश्यू कहाँ पे है? टेंडन में एंड लिगामेंट में। अब वाइट जो हमारा फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू है वो कहाँ पर प्रेजेंट है? वो इरेगुलर हमारा क्या है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू है, और ये हमारा बंडल्स में प्रेजेंट है। किसमें प्रेजेंट? बंडल में प्रेजेंट है, और कोर टेंडन में और शीट में प्रेजेंट है। कोर टेंडन का मतलब क्या है कि जो वाइट फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू है वो कोड फॉर्म कर देती हैं, उन कोड्स को टेंडन्स बोलते हैं, ठीक है। जो क्या करती हैं, टेंडन्स क्या करती हैं, स्केलेटल मसल्स को बोन से कनेक्ट करती हैं। मसल्स को किससे कनेक्ट करती हैं? बोन से कनेक्ट करती हैं, ठीक है। अब फिर उसके बाद आती है हमारी शीट। शीट क्या है? जो वाइट फिब्रस टिश्यू होता है, जो वाइट फिब्रस टिश्यू होता है वो फ्लैट प्लेट्स और शीट फॉर्म करेगा। फ्लैट प्लेट की फॉर्म में या शीट की फॉर्म में फॉर्म करेगा, और ये कहाँ पर प्रेजेंट होगा? डर्मिस में। डर्मिस किसकी कहाँ पर प्रेजेंट होती है? स्किन के अंदर। पहली एपिडर्मिस, सेकेंड डर्मिस, ठीक है। और मसल्स में जो कनेक्टिव टिश्यू होगा वहाँ पे प्रेजेंट होंगी शीट्स। नर्व्स में प्रेजेंट होंगी, ठीक है। ट्यूनिका एडवेंटेशिया, ठीक है, वहाँ पे प्रेजेंट होंगी। तो यहाँ पे नेक्स्ट आता है हमारे पास येलो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। येलो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है? ये टिश्यू बहुत थिक होता है, ठीक है, बट यहाँ पे येलो फाइबर जो है वो लूजली प्रेजेंट होगा, ठीक है। वाइट फाइबर भी प्रेजेंट होगा बट बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा, इसीलिए इसका नाम क्या आ गया? येलो आ गया, ठीक है। यहाँ पे जो हमारी फिब्रोब्लास्ट हैं, फिब्रोब्लास्ट सेल्स जो होती हैं वो क्या कैसे प्रेजेंट होती हैं? वो यहाँ पे इरेगुलरली स्कैटर्ड होती हैं, रेगुलर फैशन में नहीं होती, इरेगुलरली प्रेजेंट होती हैं, और उसमें मास्ट सेल भी प्रेजेंट होती हैं। मास्ट सेल भी प्रेजेंट होती है, मैक्रोफेज भी प्रेजेंट होती हैं येलो में, और येलो में हमारी एडिपोज सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं। क्या होती है? एडिपोज सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। ये टू टाइप का होगा। आगे फर्दर कोड एंड शीट। अब येलो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू कोड फॉर्म करेगा, जिस कोड्स को हम लिगामेंट बोलेंगे। अब लिगामेंट क्या करती है? बोन्स को बोन्स से ज्वाइन करती है, बोन्स टू बोन्स ज्वाइन करती है, ठीक है। फिर उसके बाद जो येलो कनेक्टिव टिश्यू शीट भी फॉर्म करेगा। ये जो शीट फॉर्म की जाती है ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है? ब्लड वेसल्स की वॉल्स में, लंग्स में, ब्रोंक्यूल्स में, वोकल कॉर्ड्स में, है ना। हमारा जो लैरिंग्स है उसके कार्टिलेज में, ट्रैकिया में, स्प्लीन की कैप्सूल में, ये यहाँ पर प्रेजेंट होती है। कहाँ पर प्रेजेंट होती है? ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होती हैं। ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होंगी ये शीट्स, ठीक है। स्प्लीन की कैप्सूल में प्रेजेंट होंगी, ठीक है। वोकल कॉर्ड्स में प्रेजेंट होंगी, और हमारा लैरिंग्स की कार्टिलेज में प्रेजेंट होंगी, ठीक है। ट्रैकिया में प्रेजेंट होंगी, ये यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। फिर आता है हमारे पास डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, फिब्रोब्लास्ट जो सेल्स हैं वो इरेगुलरली प्रेजेंट है, कोलेजन फाइबर के बंडल भी इरेगुलरली प्रेजेंट है। तो यहाँ पे इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में फिब्रोब्लास्ट और बहुत सारा फाइबर होता है जो कि कोलेजन फाइबर होता है, उसकी ओरिएंटेशन अलग होती है, ठीक है। और ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है हमारी स्किन के अंदर,
नेक्स्ट आता है हमारे पास स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज्ड जो कनेक्टिव टिश्यू है इसमें हमारे क्या आते हैं, बेसिकली स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू आता है, जैसे कार्टिलेज एंड बोन्स। सबसे पहले बात करते हैं मतलब स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू की। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में क्या है, बोन आई और कार्टिलेज आई। बोन में भी कॉम्पैक्ट बोन होती है और कैंसिलस, या फिर हम स्पंजी बोन बोल सकते हैं उसको। तो कॉम्पैक्ट बोन एंड स्पंजी बोन। कार्टिलेज आती है, कार्टिलेज में हाइलिन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज और हमारी वाइट फिब्रोक्लास्ट कार्टिलेज आती है। फिर दूसरा हमारा स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू में आता है ब्लड एंड लिम्फ। ठीक है, तो ब्लड का क्लासिफिकेशन देखिए तो ब्लड के अंदर प्लाज्मा है और कार्पसल्स है। कार्पसल्स क्या है, सेल्स किसकी, ब्लड की। तो ये फर्दर क्लासीफाई किया जाता है रेड ब्लड सेल्स में, वाइट ब्लड सेल्स में और ब्लड प्लेटलेट्स में। ठीक है, अब जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो भी उनके ग्रेन्यूल, मतलब जो उनका न्यूक्लियस है वो ग्रेन्यूल फॉर्म कर रहा है या नहीं फॉर्म कर रहा, उसके बेसिस पे फर्दर दो में क्लासीफाई की जाती है, ग्रेन्यूलोसाइट्स और ग्रेन्यूलोसाइट्स। ग्रेन्यूलोसाइट्स में दो आती हैं आगे फर्दर, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। ग्रेन्यूलोसाइट्स जिसके अंदर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे, किसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे, न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, लोब्ड होता है न्यूक्लियस। ठीक है, और वो अलग अलग डाई से स्टेन होता है, तो उसके बेसिस पे हम ग्रेनुलोसाइट्स को आगे फर्दर क्लासीफाई करते हैं न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एंड एसिडोफिल्स में। अब जो लिम्फ है, लिम्फ जो है उसको भी हम प्लाज्मा में और ल्यूकोसाइट्स में आगे क्लासीफाई करते हैं। स्केलेटल टिश्यू। स्केलेटल टिश्यू में सबसे पहले हम बात करेंगे कार्टिलेज की। ठीक है, कार्टिलेज क्या है, एक फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू है जो बोन से बहुत सारे तरीकों से क्या होता है, अलग होता है। और ये क्या बनाता है, कार्टिलेज हमारा एंडोस्केलेटन बनाता है, अंदर वाला स्केलेटन जिसको हम बाहर से आँखों से नहीं देख सकते। अपना मांस और अपनी सेल्स सब रिमूव करने के बाद जो ढांचा निकलेगा, इंटरनल फ्रेमवर्क जो निकलेगा, उसको एंडोस्केलेटन बोलते हैं। ये बॉडी को सपोर्ट भी करता है, प्रोटेक्ट भी करता है, लोकोमोशन में भी हेल्प करता है। ठीक है, तो कार्टिलेज क्या है, हार्डर डेंस कनेक्टिव टिश्यू है। ये किसका एग्जाम्पल है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू का। डेंस कनेक्टिव टिश्यू का ये एक एग्जाम्पल है। ठीक है, और ये अर्ली स्टेज में हमारा जो स्केलेटन होता है वो कार्टिलेजिनियस होता है। ठीक है, अब स्ट्रक्चर की बात करें तो भाई ये एवस्कुलर होता है। एवस्कुलर का मतलब है कि इसमें इतनी ब्लड वेसल्स नहीं होती। ठीक है, और माइक्रो आर्किटेक्चर मतलब जो इसका छोटा सा आर्किटेक्चर है, मतलब अंदर क्या किस चीज़ से मिलके बना होता है, वो कम ऑर्गेनाइज होता है, पर बोन में वो ज़्यादा ऑर्गेनाइज होता है। ठीक है, इसको बनाने वाली सेल्स, कार्टिलेज को बनाने वाली सेल्स को क्या बोलते हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स। क्या बोलते हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स। ये देखो यहाँ पे कॉन्ड्रोसाइट्स आपको दिख रही हैं, और ये क्या है, स्कैटर्ड हो रखी है। स्कैटर्ड हो रही है कहाँ पे, मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स दिख रहा है आपको, मैट्रिक्स में स्कैटर्ड हो रही है। और सपोर्ट किसके थ्रू की गई है, फाइबर के थ्रू। कौन से फाइबर, कोलेजन एंड इलास्टिक फाइबर। ये क्या करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रेचेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। कार्टिलेज हमारी इनर्वेटेड होती है, और ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, डिफ्यूजन के ऊपर। मतलब ये कैसे ग्रो करेगी, लास्ट कार्टिलेज कैसे ग्रो करेगी, यहाँ पे डिफ्यूजन होगा किसका, न्यूट्रिएंट्स का। डिफ्यूजन क्या होता है, सब्सटेंस का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के टुवर्ड्स मूवमेंट होना। तो ये बहुत स्लोली होता है। तो अगर कार्टिलेज में कुछ भी डिफेक्ट आ जाता है तो बहुत स्लोली हील होता है। जैसे मान लो नोज़ की कार्टिलेज अगर टूट गई या ईयर की कार्टिलेज टूट गई तो वो बहुत टाइम ले लेती है हील होने में। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट्स जाते हैं उनको हील करने के लिए वो डिफ्यूजन से जाते हैं। तो जो मेन सेल टाइप्स है कार्टिलेज में वो क्या हुई, कॉन्ड्रोसाइट्स हुई। ठीक है, और ग्राउंड सब्सटेंस में क्या प्रेजेंट होगा, ग्राउंड सब्सटेंस क्या है, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ पे कॉन्ड्रोटिन सल्फेट प्रेजेंट होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो कार्टिलेज है वो कॉन्ड्रोसाइट सेल से मिलके बनी है। उनके बीच में एक स्पेस होता है जिसको लेकुना बोलते हैं, वहाँ पे मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स के अंदर कोलेजन और इलास्टिन फाइबर प्रेजेंट होते हैं, प्लस वहाँ पे कॉन्ड्रोटिन सल्फेट प्रेजेंट होता है, फिब्रस शीट प्रेजेंट होती है। और फिब्रस शीट जो है उसको क्या बोलते हैं, पेरिकोन्ड्रियम बोलते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कार्टिलेज की। हमारे पास तीन तरह की कार्टिलेज है, हाइलिन कार्टिलेज, फिब्रो कार्टिलेज एंड इलास्टिक कार्टिलेज। तो हाइलिन कार्टिलेज मोस्ट वाइड स्प्रेड टाइप की होती है, सबसे ज़्यादा वाइड स्प्रेड होती है और ग्लास जैसी दिखती है। दिख रही है हमें ये ग्लास जैसी। इन द एम्ब्रियो बोन बिगिन्स इन हाइलिन कार्टिलेज। मतलब जब बच्चा जाइगोट से जब एम्ब्रियो बनती है, एम्ब्रियो कब बनेगी, जब जाइगोट है, एक सिंगल सेल मतलब सेल है वो बहुत सारी सेल्स में जब टूटेगी, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन जब होगी, तो बोन
जब फॉर्मेशन होती है तो वो हाइलिन कार्टिलेज की फॉर्म में सबसे पहले बनती है। फिर वो ओसिफाइड होती है, मतलब उसमें मिनरल डिपोजिशन होता जाता है और वो कार्टिलेज हार्ड होती जाती है, जिसको हम ओसिफिकेशन बोलते हैं। मैंने एक वीडियो बनाई है ओसिफिकेशन पे, आई विल शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स इफ़ यू वांट टू वॉच इट। फिर हमारे पास क्या आता है नेक्स्ट, एग्जाम्पल की बात करते हैं। कनेक्शन बिटवीन रिब्स एंड स्टर्नम, हमारी रिब्स के बीच में और स्टर्नम के बीच में जो इस तरह का एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है और ऐसे रिब्स होती हैं, तो इस स्ट्रक्चर को हम स्टर्नम बोलते हैं। स्टर्नम और रिब्स के बीच में जो प्रेजेंट होती हैं वो क्या होती हैं, कार्टिलेज होती है। नेसल कार्टिलेज नॉक के अंदर प्रेजेंट होती हैं। आर्टिकुलर कार्टिलेज जो हमारी बोन्स को जॉइंट पे कवर करती हैं, दोनों दो बोन्स को जॉइन करने का जो काम करती हैं, वहाँ पे हमारी क्या प्रेजेंट होती है, हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट होती है। फिब्रस कार्टिलेज हैज़ मैनी कोलेजन फाइबर्स, यहाँ पे कोलेजन फाइबर ज़्यादा होता है, डेंसली लेयर्ड होती है और फ्लैटेंड लेयर होती है किसकी, कोलेजन फाइबर्स की। ठीक है, और ये कहाँ पे मिलता है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क में, मतलब जैसे हमारी वर्टिब्रा, ये एक वर्टिब्रा, दूसरी वर्टिब्रा, तीसरी वर्टिब्रा, तो इनके बीच में क्या प्रेजेंट होगा, फिब्रस कार्टिलेज। एंड प्यूबिक सिम्फाइसिस, हमारा जो प्यूबिक सिम्फाइसिस है वहाँ पे भी ये प्रेजेंट होती है। सिम्फाइसिस आपने पढ़ा होगा, यहाँ पे इस तरह के यहाँ पे सिम्फाइसिस प्रेजेंट होता है जहाँ पे हमारी फिब्रस कार्टिलेज प्रेजेंट होगी। ठीक है, ये हम इसमें पढ़ेंगे जब हम बोन्स को स्टडी करेंगे। एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, इंटरवर्टिब्रल डिस्क मतलब दो वर्टिब्रा के बीच में प्रेजेंट होगा, स्पाइनल वर्टिब्रा में। मेनिस की ये कार्टिलेज पैड है, नी जॉइंट्स में प्रेजेंट होगा। कैलस जो हमारी बोन के साइड में फ्रैक्चर जहाँ पे होता है वहाँ पर प्रेजेंट होगा। प्यूबिस सिम्फाइसिस में प्रेजेंट होगा, टेंडन्स के जंक्शन में प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट वन हमारे पास है यहाँ पे इलास्टिक कार्टिलेज। तो इलास्टिक जो कार्टिलेज है वो स्प्रिंगी है, जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे फाइबर इस तरह से अरेंज है जैसे स्प्रिंग अरेंज होता है, और ये येलो है एंड इलास्टिक नेचर में, क्योंकि स्प्रिंगी हो गई तो स्प्रिंग का क्या होता है, वो हमारा स्ट्रेच होता है फिर रिलैक्स होता है। तो ये इलास्टिक नेचर की है और ये कहाँ पे मिलती है, जैसे हमारा एक्सटर्नल ईयर है, एक्सटर्नल ईयर के को इंटरनल सपोर्ट प्रोवाइड करती है और एपिग्लोटिस में प्रेजेंट होती है। ठीक है, एपिग्लोटिस क्या करता है, हमारे एयर पासेज को क्लोज कर देता है जब हम खाना निगलते हैं। ठीक है, तो एक फ्लैप लाइक कवरिंग होती है हमारे फेरिंग्स की और इसोफिगस के बीच में। एग्जाम्पल है ओरिकल ऑफ द आउटर ईयर, ओरिकल में प्रेजेंट होगी क्या, इलास्टिक कार्टिलेज। नेक्स्ट टाइप हमारे पास स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में आता है बोन। बोन हमें पता है क्या है, हार्ड कनेक्टिव टिश्यू है, बहुत स्ट्रोंग है, बट ये फ्लेक्सिबल नहीं है। हमें पता है ना कि मेरी अगर फिंगर में एक बोन है, फीमर का एग्जांपल ले लूँ मैं थाई में, तो वो फ्लेक्सिबल नहीं है, वो रिजिड है, या तो वो टूटेगी या फिर वो हमारी मुड़ेगी नहीं, मतलब इट इज़ नॉट फ्लेक्सिबल। 70% इनऑर्गेनिक मैटर होता है इसके अंदर, मतलब ये किससे मिलके बनी होती है, 70% इनऑर्गेनिक मैटर एंड 30% ऑर्गेनिक मैटर से मिलके बनी होती है। अगर मैं अपनी बोन को हाइड्रोक्लोरिक एसिड में अगर रख दूं तो ये डीकैल्सिफाइड हो जाती है, मतलब इसका कैल्शियम सारा रिलीज हो जाता है, इसका मिनरल कंटेंट खत्म हो जाता है। तो ये क्या होगी, मिनरल की वजह से ये हार्ड होती है। अब मिनरल ही नहीं हुआ, अगर कैल्शियम ही नहीं हुआ, तो ये कैसी हो जाएगी, बहुत सॉफ्ट हो जाएगी, बहुत जल्दी टूट जाएगी, फ्लेक्सिबल हो जाएगी। ठीक है, एंड नथिंग इज हैपन इफ इट इज कीप्ड इन KOH, क्योंकि KOH क्या है, हमारा बेस है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो एसिड के अंदर बोन क्या हो जाती है, पिघल जाती है, क्योंकि उसका जो कैल्शियम है वो रिलीज हो जाता है। अब ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है बोन का, तो स्ट्रक्चर की बात करें तो एक तो होता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या, ग्राउंड सब्सटेंस। ठीक है, वो बहुत ही हार्ड होता है, क्योंकि उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, सोल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, सोल्ट्स, मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, सच एज कैल्शियम फोस्फेट, कौन कौन से सोल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, कैल्शियम फोस्फेट प्रेजेंट होगा, कैल्शियम फोस्फेट प्रेजेंट होगा, और कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट होगा। ठीक है, कैल्शियम फोस्फेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट दो सोल्ट प्रेजेंट होंगे किसके अंदर, मैट्रिक्स के अंदर।
ठीक है। और प्रोटीन भी प्रेजेंट होंगे। कौन से प्रोटीन प्रेजेंट होगा? ओसिन प्रोटीन प्रेजेंट होगा, प्लस कोलेजन प्रोटीन जो क्या बनाएगा? फाइबर बनाएगा। कोलेजन प्रोटीन एंड ओसिन प्रोटीन प्रेजेंट होंगे जो फाइबर की फॉर्मेशन करेंगे। अब मैंने बोला है कि जो बोन का मैट्रिक्स है, बोन का जो मैट्रिक्स है वो दो चीज़ों से मिलके बना है, एक सॉल्ट से मिलके बना है, दूसरा हमारा प्रोटीन से मिलके बना है। सोल्ट में मैंने बोला कि कैल्शियम कार्बोनेट है एंड हमारा क्या है, हमारे पास कैल्शियम फोस्फेट है। ठीक है, PO4 जो भी है ये फोस्फेट प्रेजेंट है। एंड प्रोटीन हमारा क्या प्रेजेंट है? ओसिन प्रोटीन प्रेजेंट है, प्लस कोलेजन प्रोटीन प्रेजेंट है जो फाइबर फॉर्म करेगा। अब ये दोनों ही चीज क्या प्रोवाइड करती है मैट्रिक्स को? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं, मतलब इनडायरेक्टली बोन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं। ठीक है। और इन द सोलिड जो ये सोलिड मैट्रिक्स है इसमें एक लॉन्गिट्यूडनल कैनाल होती है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ये जो आपको दिख रही है ये कैनाल, ठीक है, ये जो कैनाल आपको दिख रही है ये एक कैनाल है। ठीक है, ये पूरी एक कैनाल है। ये जो कैनाल आपको दिख रही है इन कैनाल को क्या बोलते हैं? हैवर्जियन कैनाल बोलते हैं। हर एक हैवर्जियन कैनाल में क्या दिख रही है आपको? रेड और ब्लू कलर दिख रहा है। रेड कलर फॉर आर्टरी, और जो हमारा ब्लू कलर दिख रहा है आपको, ब्लूइश कलर जो दिख रहा है वो ब्लू कलर किसके लिए है? वीन के लिए। तो ये ब्लड कैपिलरीज है। आर्टरीज क्या कैरी करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और वीन क्या कैरी करती है? कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो आर्टरीज और वीन्स कहाँ पे हैं? हैवर्जन कैनाल के अंदर है। हर एक हैवर्जन कैनाल में लिम्फ वेसल्स भी होती हैं ताकि जो भी टॉक्सिन वगैरह होता है वो रिमूव हो जाए। क्या होती हैं? लिम्फ वेसल्स। लिम्फ वेसल्स ये क्या करता है? क्लींजिंग करता है। लिम्फ हमारी बॉडी में बेसिकली टिश्यू स्पेस में प्रेजेंट होता है जहाँ पे ब्लड कैपिलरीज होंगी, मतलब ब्लड वेसल्स जहाँ पे होंगे उनके बीच में लिम्फ प्रेजेंट होता है जो वेस्ट को क्या करता है? रिमूव करता है। और एक नर्व, नर्व भी कहाँ पे होगी? हमारी हैवर्जन कैनाल्स में। ठीक है, क्यों क्यों होगी नर्व्स? क्योंकि हमारा नर्वस सिस्टम एंड कनेक्टिव टिश्यू के बीच में क्या एक कोऑर्डिनेशन क्रिएट करने के लिए नर्व क्या करेगी? इंफॉर्मेशन को पास करेगी बोन के पास। तो वहाँ पे हमारी नर्व भी होना जरूरी है। तो हैवर्जन कैनाल में नर्व भी होती है और कुछ बोन सेल्स भी होती हैं। तो सारा कनेक्टिव टिश्यू किसके अंदर है? हैवर्जन कैनाल के अंदर है। जो मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है वो लेयर्स में प्रेजेंट होता है। उन लेयर्स में जैसे यहाँ पे देखें बहुत सारी लेयर्स दिख रही है मेरे को, एक के बाद एक डिपोजिशन ऑफ लेयर्स हो रही है, मतलब मैट्रिक्स हमारा डिपोजिट होता जा रहा है और वो लेयर फॉर्म कर रहा है। इस लेयर को क्या बोलते हैं? लेमिलाई। ठीक है, इन लेमिलाई में एक रिंग शेप्ड फ्लूइड प्रेजेंट होता है या फ्लूइड फील्ड हमारे क्या प्रेजेंट होती हैं? स्पेस प्रेजेंट होते हैं। उस स्पेस को, जैसे ये बीच में आपको ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ना, ये स्पेस है। इस स्पेस को क्या बोलते हैं? लेक्यूना। लेक्यूना, और लेक्यूना में क्या है? बोन फॉर्मिंग सेल है। कौन सी सेल्स हैं? ओस्टियोसाइट्स। ओस्टियोसाइट्स क्या फॉर्म करती हैं? बोन। लॉन्ग बोन्स में जैसे लिम्ब बोन की बात करें तो एक कैविटी भी होती है। उस कैविटी को क्या बोलते हैं? उस कैविटी को हम बोलते हैं बोन मैरो। ठीक है, अब ये ओस्टियोन किसका है? कॉम्पैक्ट बोन का, हार्ड बोन का। और ट्रेबिक्युलाई किसके अंदर होती है? स्पंजी बोन के अंदर। ठीक है, स्पंजी मेरी जो ब्रिटल होती है, इजिली टूट जाती है। कॉम्पैक्ट बोन में ज्यादा डिपोजिशन होती है किसकी? मैट्रिक्स की। ठीक है, अब जो कैविटी है, अब लॉन्ग बोन के अंदर जहाँ पे बोन मैरो प्रेजेंट होता है वहाँ पे कैविटी प्रेजेंट होती है। उस कैविटी में सॉफ्ट और सेमी सोलिड फैटी टिश्यू प्रेजेंट होता है, जिस फैटी टिश्यू को हम क्या बोलते हैं? बोन मैरो। और बोन मैरो में क्या होता है? हमारी ब्लड सेल्स प्रोड्यूस्ड होती है। ठीक है, अब बोन कहाँ पर प्रेजेंट होगी? एंडोस्केलेटन में। एंडो मीन्स अंदर, जो बाहर से हमें नहीं दिख सकता। जब हम मांस को, स्किन को, सेल्स को, नर्व्स को हटा देंगे तो उसके अंदर हमारी क्या आएंगी? बोन्स आएंगी। तो ये एंडोस्केलेटन का पार्ट फॉर्म करती है। अब देखो बोन मैरो की बात करते हैं हम। हमने बोला कि एक स्पंजी टिश्यू है, प्रेजेंट होता है कहाँ पे? प्रेजेंट होता है बोन्स के अंदर। ये नर्व्स हैं, ये ब्लड वेसल्स है, कॉम्पैक्ट बोन है, ये एंडोस्टियम है, ये यहाँ पे स्पंजी बोन है। और स्पंजी बोन के अंदर हमारा क्या है? रेड मैरो प्रेजेंट है। ठीक है, स्पंजी बोन के अंदर हमारा क्या है? रेड बोन मैरो प्रेजेंट है। कॉम्पैक्ट बोन के अंदर हमारा येलो बोन मैरो प्रेजेंट है। ठीक है, येलो क्या करता है? हमारा येलो वाइट ब्लड सेल्स हमारी फॉर्म करेगा और रेड हमारा क्या करेगा? रेड ब्लड सेल्स फॉर्म करेगा। ठीक है, ब्लड सेल्स दोनों ही बोन मैरो क्या करते हैं? हमारी ब्लड सेल्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो इसमें इमेच्योर सेल्स होती हैं जो इसको हम हमारा क्या बोलते हैं? हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स बोलते हैं।
हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स बोलते हैं। दो तरह की सेल्स होती हैं, एक मेसेंकाइमल सेल्स और दूसरी क्या होती है, हेमेटोपोएटिक सेल्स। दो तरह की सेल्स होंगी, एक हमारी क्या होंगी, मेसेंकाइमल सेल्स, और दूसरी हमारी क्या होंगी, हेमेटोपोएटिक सेल्स। जो हेमेटोपोएटिक सेल स्टेम सेल्स होती हैं ये ब्लड फॉर्मिंग स्टेम सेल्स होती हैं, और जो मेसेंकाइमल सेल्स होती हैं वो हमारी क्या फॉर्म करती हैं, क्या फॉर्म करती हैं, ये बोन मैरो की स्ट्रोमल सेल्स को फॉर्म करती हैं, बोन मैरो की स्ट्रोमल सेल्स को फॉर्म करेंगी, और ये किसको फॉर्म करेंगी, ब्लड सेल्स को फॉर्म करेंगी। अब देखते हैं, हमारा दो तरह का बोन मैरो हमने बोला, एक रेड बोन मैरो होता है, एक हमारा येलो बोन मैरो होता है, ठीक है। तो उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, रेड बोन मैरो जो है इसको माइलॉइड टिश्यू भी बोलते हैं और येलो बोन मैरो को फैटी टिश्यू भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, इन्फेंट था तो उसके अंदर रेड बोन मैरो ज़्यादा अमाउंट में था, फिर जब वो 1 से 10 साल के बीच आया तो उसमें येलो बोन मैरो बनने लग गया। फिर एडोलसेंस में जब वो आया 10 से 20 साल की एज में, तो येलो बोन मैरो मतलब फैट टिश्यू और ज़्यादा डिपॉजिट हो रहा है, और जब वो एडल्ट बन जाता है 20+ ईयर का हो जाता है तो उसके अंदर येलो बोन मैरो ज़्यादा है और रेड बोन मैरो कम है। और रेड बोन मैरो कहाँ पे होगा, स्पंजी हमारी बोन में होगा, और हार्ड बोन जितनी ज़्यादा हार्ड बनती जाएगी बोन उतना ज़्यादा हमारा क्या होगा, येलो बोन मैरो बढ़ता चला जाएगा। तो हार्ड या कॉम्पैक्ट बोन में येलो बोन मैरो प्रेजेंट होता है। तो हमारा जो रेड बोन मैरो है वो क्या कंसिस्ट करता है, हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स, जो क्या प्रोड्यूस करती है, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। ये अपना रेड कलर हीमोग्लोबिन से क्या करता है, ऑब्टेन करता है, ठीक है। और हीमोग्लोबिन में रेड कलर कहाँ से आया, क्योंकि उसके अंदर और फायरिन रिंग के अंदर क्या होता है, आयरन आयरन प्रेजेंट होता है। ये हाईली वस्कुलर सप्लाई है, वस्कुलर का मतलब होता है ब्लड वेसल्स इसमें ज़्यादा है, ब्लड इसमें ज़्यादा है। फंक्शन क्या करता है, जो ब्लड सेल्स पुरानी हो गई उनको रिमूव करेगा सर्कुलेशन से और नई सेल्स को फॉर्म करेगा। येलो बोन मैरो फैटी टिश्यू है, मल्टी पोटेंट स्ट्रोमल सेल्स फॉर्म करता है, फैट सेल्स फॉर्म करता है, कार्टिलेज की सेल्स फॉर्म करता है, बोन की सेल्स फॉर्म करता है, ठीक है। येलो कलर इसका किसकी वजह से आता है, कैरोटीनोइड्स की वजह से आता है, और वो कैरोटीनोइड्स कहाँ पे, फैट ड्रॉपलेट्स के अंदर डिपॉजिट होते हैं। इसके अंदर ब्लड की सप्लाई बहुत कम होती है, इसलिए पुअर वस्कुलर सप्लाई बोला। अब वो येलो बोन मैरो का फंक्शन क्या होगा, जब ब्लड की सप्लाई बहुत कम होती है तो येलो बोन मैरो कन्वर्ट हो जाता है रेड बोन मैरो में, ताकि वो और ज़्यादा क्या प्रोड्यूस कर सके, ब्लड सेल्स प्रोड्यूस कर सके, और हमारी जो रेड ब्लड सेल्स की कमी है उसको पूरा कर सके। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ बोन्स। टाइप्स ऑफ बोन में सबसे पहले हमारे पास आती है कार्टिलेज बोन, एंडोकॉर्डल या रिप्लेसिंग बोन। ये बोन फॉर्म होती हैं, रिप्लेसिंग नाम इसका आ गया ना, तो ये क्या फॉर्म होंगी, कार्टिलेज को रिप्लेस करके हमारी बोन फॉर्म होंगी। एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे हाथ में एक ह्यूमरस बोन होती है, ठीक है। फीमर हमारी थाई में प्रेजेंट होती है, वर्टिब्राई जो हमारी रीढ़ की हड्डी में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। रिब्स जो हमारी चेस्ट में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। गिर्डल्स जो हमारे हिप रीजन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। क्लेविकल, क्लेविकल है हमारी, कॉन्ड्रोब्लास्ट है, ये सारी हमारी जो हमारी बोन्स हैं ये क्या है, एंडोकोडल बोन्स है, ये कार्टिलेज को रिप्लेस करके फॉर्म होती हैं। सेकंड आती है हमारे पास मेम्ब्रेन बोन, इन्वेस्टिंग बोन एंड डर्मल बोन्स। तो ये जो हमारी बोन्स होती हैं ये हमारी स्किन में फॉर्म होती है, मतलब डर्मिस ऑफ द, डर्मल बोन आ गई ना, तो डर्मिस ऑफ द स्किन एंड इन्वेस्टेड ओवर द ऑलरेडी प्रेजेंट कार्टिलेज। कार्टिलेज जहाँ पर प्रेजेंट होती है उसके ऊपर इन्वेस्ट होती है, जैसे हम बोले स्कल बोन। स्कल बोन हमारी क्या है, मेम्ब्रेन बोन है, ठीक है। क्लेविकल, क्लेविकल भी हमारी क्या है, एक मेम्ब्रेन और इन्वेस्टिंग बोन है, डर्मल बोन है। नेक्स्ट आती है सिस्मोइड बोन। ये हमारी ओसिफिकेशन मतलब मिनरल डिपोजिशन की वजह से फॉर्म होती हैं, किसमें, कार्टिलेज में। अगर मिनरल डिपोजिशन हो जाता है या टेंडन्स में हमारा क्या हो जाता है, ओसिफिकेशन हो जाता है, तो वो सिस्मोइड बोन होती है। जो पेटिला हमारी बोन है वो क्या है, पेटिला, पेटिला कहाँ पे, नीज में प्रेजेंट होगी, ये सिस्मोइड बोन का एक एग्जांपल है। फिर हमारी विस्करल बोन्स आती हैं। विस्करल बोन्स क्या है, दीज आर दूज बोन्स जो स्केलेटन से डिटैच हो जाती हैं और विस्करल ऑर्गन में लाई करती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है इसका
एग्जाम्पल है, ये जितनी भी बोन्स यहाँ पे मैंने लिखी हैं ये सारी किसका एग्जाम्पल है हमारे पास, ये सारी विस्करल बोन्स का एग्जाम्पल है। जैसे ओस कॉर्डिस इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में प्रेजेंट होती हैं। कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। और ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम कहाँ पे प्रेजेंट होता है? जब हार्ट बनता है तो हमारा वेंट्रिकल्स और जो हमारा इंटर वेंट्रिकल और ओरिकल के बीच में एक सेप्टम प्रेजेंट होता है हार्ट के अंदर, जिसको इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं। वहाँ पे हमारी कॉर्डिस प्रेजेंट होती है, विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ विस्करल बोन। ओस फेसी पैरम भी एग्जाम्पल है विस्करल बोन का, जो मोल के पाम में प्रेजेंट होती है, पाम ऑफ मोल। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास ओस पेनिस है। ओस पेनिस हमारी पेनिस में प्रेजेंट होगी। ह्यूमन बींग्स के पेनिस में कोई बोन नहीं होती। ये किस में होगी? रेट में एंड किस में होगी? कार्निवोर्स में। रेट में एंड कार्निवोर्स में प्रेजेंट होगी। और ये किसका एग्जाम्पल है? विस्करल बोन का एग्जाम्पल है। फिर क्या है हमारे पास? ओस्पाल्बी ब्राई। ओस्पाल्बी ब्राई इन द आई लिड ऑफ क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल की आई लिड में ये विस्करल बोन प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है हमारे पास ओस्ट्रोस्ट्रालिस। ओस्ट्रोस्ट्रालिस कहाँ पे प्रेजेंट होती है? स्नोट में। स्नोट ऑफ पिग। स्नोट ऑफ पिग में प्रेजेंट होती है। और ये किसका एग्जाम्पल है? विस्करल बोन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हमारे पास आता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में हम दो चीज़ें पढ़ते हैं। एक तो हम ब्लड के बारे में पढ़ते हैं। ब्लड के अंदर भी दो चीज़ें होती हैं, एक प्लाज्मा होती है, दूसरी हमारी क्या होती हैं? ब्लड सेल्स होती हैं। ठीक है, ब्लड सेल्स जिसको हम कार्पसल्स बोलते हैं। दूसरा हमारा होता है लिम्फ। लिम्फ के अंदर भी हमारा क्या होता है? उसका मैट्रिक्स होता है, प्लस हमारा क्या होती है? लिम्फ वेसल्स होती हैं। सबसे पहले ब्लड की बात करते हैं। ब्लड क्या है? ब्लड की स्टडी जिसमें की जाती है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, उसको हेमेटोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेमेटोलॉजी बोलते हैं। जो प्रोसेस है ब्लड के फॉर्मेशन की, उसको हेमेटोपोइसिस बोलते हैं, क्योंकि वो हेमेटोपोइसिस स्टेम सेल से फॉर्म होती है, इसलिए इसको हेमेटोपोइसिस बोलते हैं। ठीक है। अब ब्लड का पीएच कितना होता है? पीएच अबाउट न्यूट्रल होता है, 7 पे न्यूट्रल होता है, पर ये यहाँ पे 7.4 के आसपास होता है। वेट के अकॉर्डिंग देखें, किसी भी ह्यूमन बॉडी के वेट के अकॉर्डिंग देखें तो 7 to 8% किसी भी इंसान के बॉडी वेट के क्या होता है? हमारा ब्लड प्रेजेंट होता है। वॉल्यूम के अकॉर्डिंग देखें तो 5 to 6 लीटर होता है जो ब्लड किस में? मेल्स में। और 4 to 5 लीटर किस में होता है? फीमेल में होता है। ठीक है, 4 to 5 लीटर किसके अंदर होता है? फीमेल के अंदर होता है। जो सेल्स होती हैं ब्लड की, उनके अंदर डिवीजन की पावर नहीं होती है। वो कहाँ से फॉर्म होती है? हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल से फॉर्म होती है। फाइबर कंप्लीटली अब्सेंट होता है किसके अंदर? ब्लड के अंदर। ठीक है। अब हमारा जो ब्लड है वो कहाँ पर फॉर्म होता है? या तो वो लीवर के अंदर फॉर्म होता है, या फिर वो लिम्फोइड ऑर्गन के अंदर, जो मैट्रिक्स है लिम्फोइड ऑर्गन के अंदर। मतलब जो मैट्रिक्स है ब्लड का, मैट्रिक्स का मतलब है ब्लड कार्पसल्स जो हैं वो आइदर लीवर में या फिर हमारी ब्लड वस्कुल लिम्फोइड टिश्यू में फॉर्म होंगी। ठीक है। कंपोजिशन की बात करें, ब्लड की कंपोजिशन की बात करें, तो ब्लड हमारा 55% प्लाज्मा से मिलके बना है, 45% हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट से मिलके बना है। फॉर्म्ड एलिमेंट का मतलब यहाँ पे है कि कौन कौन सी सेल्स उसमें प्रेजेंट होंगी। ठीक है। अब जैसे हम बात कर रहे हैं प्लाज्मा की, तो प्लाज्मा के अंदर 90% वाटर होता है और 10% उसमें प्रोटीन्स होते हैं। प्रोटीन्स में एल्ब्यूमिन प्रोटीन, इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन और हमारे फिब्रिनोजन। देखो फिब्रिनोजन किस में यूज़ होते हैं? फिब्रिनोजन ब्लड क्लॉट करते हैं। जैसे मेरे को कोई एक्सीडेंट हो जाए या कहीं पे नाइफ लग गया, कट लग गया, तो वहाँ पे क्या होगा? ब्लड फ्लो करने लग जाएगा। बट आफ्टर सम टाइम्स वहाँ पे एक क्या होता है? क्लॉट फॉर्म हो जाता है। तो वो फिब्रिनोजेंस की वजह से होता है। ठीक है। अब ये जो एल्ब्यूमिन और ये जो इम्यूनोग्लोबिन्स हैं, ये क्या करते हैं? ये एंटीजन डिटेक्शन में और एंटीबॉडी फॉर्मेशन में, इम्यूनोग्लोबिन एंटीबॉडीज़ बनाते हैं, जो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है बीमारियों से लड़ने के लिए और पैथोजन से फाइट करने के लिए। फिर इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब है सोडियम, पोटेशियम। ये क्यों ज़रूरी है? ये हमारी बॉडी में एक्शन पोटेंशियल और नर्व इम्पल्स जनरेट करने के लिए ज़रूरी है। मसल कॉन्ट्रैक्शन में ज़रूरी होते हैं, वाटर के एब्जॉर्प्शन में ज़रूरी होते हैं। ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ों में इलेक्ट्रोलाइट्स ज़रूरी होते हैं। मेटाबॉलिक न्यूट्रिएंट, बहुत सारे मेटाबॉलिक न्यूट्रिएंट होते हैं इसमें, जैसे हमारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स। मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट भी होता है और बहुत सारे हार्मोन्स भी हमारे ब्लड के अंदर मूव करते हैं।
क्योंकि एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं वो अपनी हार्मोन का सिक्रेशन ब्लड के अंदर करती हैं। तो 10% पार्ट हमारा इन सब के थ्रू फॉर्म किया जाता है और 90% पार्ट वाटर फॉर्म करता है। अब जो 45% पार्ट है, जो हमारा किससे मिलके बना है, हमारी ब्लड कार्पसल से मिलके बना है, उसको भी हम दो में क्लासीफाई करते हैं। एक एरिथ्रोसाइट्स होती है, एक हमारी क्या होती है, एक हमारी वाइट ब्लड सेल्स होती हैं। ये हमारी रेड ब्लड सेल्स हैं। 98 टू 99% और 1 to 2% हमारी वाइट ब्लड सेल्स हैं। वाइट ब्लड सेल्स किसी भी ह्यूमन बींग्स को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं, बीमारियों से लड़ने की क्षमता। तो हमारे जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उनका क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं हम, एक तो ल्यूकोसाइट्स होती है, एक प्लेटलेट होती है। प्लेटलेट क्या करती हैं, ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करती हैं। ठीक है, प्लेटलेट्स का मतलब ही क्या है, ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करना। और अगर प्लेटलेट्स हमारी कम हो जाती है तो हमारा ब्लड थिन हो जाता है। ठीक है, और ल्यूकोसाइट्स जो होती हैं, ल्यूकोसाइट्स को फर्दर हम आगे क्लासिफाई करते हैं किसमें, ग्रेनुलोसाइट्स में और एग्रेनुलोसाइट्स में। देखो, ग्रेनुलोसाइट्स में आपको दिख रहा है कि भाई हमारे ग्रेन्यूल्स फॉर्म कर रखे हैं, किसने, न्यूक्लियस ने। यहाँ पे आपके न्यूक्लियस को 2 लोब दिख रहे हैं, यहाँ पे भी 2 लोब दिख रहे हैं, यहाँ पे 3 लोब दिख रहे हैं। न्यूक्लियस मतलब लोब्स में फॉर्म हो रहा है, ग्रेन्यूल्स में। प्लस यहाँ पे ग्रेन्यूल्स डॉट डॉट लाइक स्ट्रक्चर आपको बहुत सारे दिख रहे हैं। एग्रेनुलोसाइट्स भाई उनका न्यूक्लियस नॉर्मली प्रेजेंट होगा और ग्रेन्यूल्स उसमें कम प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये बेसोफिल्स है, इओसाइनोफिल्स है, न्यूट्रोफिल्स है। अब यहाँ पे जो हमारी न्यूट्रोफिल्स हैं वो साइट ऑफ इन्फेक्शन पे बहुत जल्दी जाती हैं। ठीक है, इनका फाइट करने का फंक्शन होता है हमारा किसके साथ, बेसोफिल्स हमारी हिस्टामिन वगैरह रिलीज करती हैं और ये हमारे इन्फेक्शन से फाइट करने में यूज होती हैं। अब एग्रेनुलोसाइट्स में मोनोसाइट्स होती हैं। जो मोनोसाइट्स होती हैं वो इमेच्योर सेल्स होती हैं, बट जब वो मैच्योर हो जाती हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, मैक्रोफेज में। और वो कौन सा फंक्शन परफॉर्म करती हैं, फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस का मतलब होता है सेल ईटिंग। जो भी हमारी सेल इन्फेक्टेड है या जो भी डेड सेल्स है उसको यहाँ पे क्या करना है, इनगल्फ करना है। वो मोनो मैक्रोफेज करेंगी, जो कि मैच्योर सेल्स हैं, किससे बनती हैं, मोनोसाइट से। फिर लिम्फोसाइट्स आती हैं, बी सेल्स एंड टी सेल्स। बी सेल्स हमारी क्या आगे जाके डिवाइड होती हैं प्लाज्मा सेल्स में, और हमारी किसमें सेल्स में, प्लाज्मा सेल्स में, और हमारी मेमोरी सेल्स में। मेमोरी सेल्स मेमोरी फॉर्म करती हैं किसी भी एंटीजन की, पैथोजन की। प्लाज्मा सेल्स हमारी क्या रिलीज करती हैं, एंटीबॉडीज रिलीज करती हैं। और जो हमारी टी सेल्स होती हैं, टी सेल्स, टी लिम्फोसाइट्स जो होती हैं वो हेल्पर टी सेल्स भी होती हैं, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स भी होती हैं। और वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होती हैं, वो एंटीजन को प्रेजेंट करेंगी, इम्यून सिस्टम को इनिशिएट करेंगी और फिर बी सेल्स को सिग्नल जाएगा और वो फाइट करेंगी। अब अब हम बात करते हैं लिम्फ की। और लिम्फ क्या है, एक फ्लूइड है जो सर्कुलेट करता है थ्रू आउट द लिम्फेटिक सिस्टम। ये हमारा ब्लड वस्कुलर सिस्टम से अलग होता है लिम्फेटिक सिस्टम, पर ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है, जहाँ पे हमारी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होंगे उसके बीच में ही ये प्रेजेंट होगा। लिम्फ इज फॉर्म्ड व्हेन द इंटरस्टिशियल फ्लूइड, जो टिश्यूज के बीच में या सेल्स के बीच का जो फ्लूइड होता है वो कलेक्ट करा जाता है किसके थ्रू, लिम्फ कैपिलरीज के थ्रू। ठीक है, तब वो क्या होता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोला जाता है। ये ट्रांसपोर्ट होता है लार्जर लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू, कहाँ पे, लिम्फ नोड्स में। लिम्फ नोड्स जैसे पेयर्स, पैचेस लिम्फ नोड्स हैं। ठीक है, वेयर या फिर हमारे आर्म पीट्स में लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं। वेर इट इज क्लीन बाय लिम्फोसाइट, जहाँ पे लिम्फोसाइट्स जो हैं वो इसको क्या करेंगी, जो भी फ्लूइड आया है उसके अंदर जो भी टॉक्सिन प्रेजेंट है उसको वो क्लीन करेंगी बाय इनगल्फिंग, बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज एंड बाय phagocytosis before emptying ultimately into the right to the और द लेफ्ट सब क्लेवियन वीन। और जब ये क्लीन हो जाएगा तो ये सब जो क्लेवियन वीन है उस या तो राइट में जाएगा या फिर लेफ्ट में जाएगा। ठीक है, वेयर इट मिक्सेस बैक विद द ब्लड, जहाँ पे ये दोबारा से ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है। ठीक है, तो क्या समझ में आया, जो ब्लड है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड जनरेट करता है जो लिम्फ वेसल्स से लिम्फ नोड्स में जाता है। मतलब पहले क्या होगा, ब्लड वेसल्स के अंदर क्या है, ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड है। अब वो उसमें से टॉक्सिन रिलीज करेंगी इंटरस्टिशियल फ्लूइड की फॉर्म में। वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड लिम्फ जो वेसल्स हैं वो लेके आएंगी, और कहाँ पे लेके आएंगी, लिम्फ नोड्स में लेके आएंगी। अब लिम्फ नोड्स में लिम्फोसाइट्स उसको क्लीन करेंगी, फिर उसके बाद वो सब क्लेवियन विन में आता है। अब सब क्लेवियन विन में आने के बाद दोबारा से वो ब्लड वेसल्स में चला जाता है। तो लिम्फ के अंदर होता क्या क्या है एक्चुअल में, कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, लिम्फोसाइट्स भी होती हैं, बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, क्रिएटिनिन होता है जो कि एक वेस्ट है,
वाटर होता है 94%, यूरिया होता है जो वेस्ट है, क्लोराइड्स होते हैं जो वेस्ट की फॉर्म में होंगे, जो एंजाइम्स हैं, वेरी लो अमाउंट ऑफ फैट, प्रोटीन भी होता है, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन, नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस सब्सटेंस भी होते हैं। ठीक है, जो दोबारा से एब्जॉर्ब करने होते हैं वो भी होते हैं, और जो वेस्ट की फॉर्म में रिलीज करने होते हैं वो भी होते हैं।